नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत करेंगे हम अपनी बुक बैंक सीरीज की, जहां पर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी और बुक है सुभाष कश्यप, जिस बुक का नाम है आर कॉन्स्टिट्यूशन। लिखी गई है सुभाष कश्यप के द्वारा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन को हम देखें तो प्रीएम्बल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट सेशन में किए थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट यानी कि उसके आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल के बारे में यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई हैं 4 ऑप्शंस के अंदर। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता भारत के संविधान की प्रस्तावना पर फिट बैठती है। सबसे पहला कहता है कि संविधान का एक हिस्सा है ये, लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं है। और तीसरा कहता है कि संविधान का एक हिस्सा तो है, और अगर हम बात करें कि इसका जो है अन्य जो भाग हैं, संविधान के अन्य भाग हैं, उन्हीं के समान कानूनी प्रभाव है। और चौथा कहता है कि संविधान का हिस्सा है, लेकिन इसका अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो कानूनी प्रभाव तभी पड़ता है जब इसको हम दूसरे भागों के साथ जोड़ करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा है या नहीं है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण केस बैरूबारी यूनियन केस 1960 में क्लियर किया और कहा था कि भाई ये जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। बाद में जब इस पर बहस हुई, आवश्यकता पड़ी, तो केशवानंद भारती केस में यह तय किया गया कि भाई संविधान का हिस्सा तो यह है ही है, क्योंकि जब आप संविधान के प्रस्तावना की हमारी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री देखें, यानी कि विधायी इसका इतिहास देखें, तो वहां से पता लगता है कि संविधान का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जब पूरा संविधान बनकर के तैयार हो गया तो अंत में एक मोशन लेकर के आया गया, जहां पर क्वेश्चन यही था, संविधान सभा के सभापति ने क्वेश्चन पूछा सभा से कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, तो वहां पर उसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो अगर हम उस हिस्ट्री को देखें, यानी कि अगर आप पूरा केस देखें, तो वहां पर ये जो संविधान सभा के अंदर बहस हुई थी, वह जो आर्ग्यूमेंट थे, उन सभी के आधार पर यह तय किया गया कि यह संविधान का हिस्सा तो है। लेकिन हाँ, ये बात तय है, बैरूबारी यूनियन केस के अंदर ये कहा गया था कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इससे कोई भी शक्ति भारत के इस सिस्टम में, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है, उसे ना तो कोई शक्ति प्राप्त होती है, ना उसके ऊपर कोई लिमिटेशन लगती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ए। ठीक है, संविधान का हिस्सा तो है, लेकिन कानूनी तौर पर ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा इनमें से एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखिए, अगर हम प्रीएम्बल को ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखें, तो वहां पर कुछ बातें हैं। सबसे पहला बात है कि हमारा जो देश है, इस देश के अंदर अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है, सॉवरेनिटी किसके पास है? तो ये अंतिम सत्ता, अंतिम शक्ति देश के लोगों के पास है। दूसरा यहाँ पर बताया गया कि हमारे देश की प्रकृति क्या है, जहां पर सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 क्वालिटी बताई गई हैं। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव बताया गया है। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या कहा गया है? अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें, उद्देश्य देखें, तो उद्देश्य के संदर्भ में कहा गया है कि भारत के संविधान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, उसके बाद फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा, और इस फ्रेटर्निटी के बाद आता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का, व्यक्ति विशेष का आत्मसम्मान, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और लास्ट में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। ये कुछ बातें भारत के संविधान की प्रस्तावना में ऑब्जेक्टिव के तौर पर दी गई हैं। और यहां पर मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो देश को बनाए रखना। देश कब बन सकता है? जब हम एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को रक्षा करेंगे, उसको डिग्निटी प्रदान करेंगे। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कहे तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बनता है डिग्निटी ऑफ द इंडिया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, साथ में इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। ये तो है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है?
ये कहता है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान का उद्देश्य नहीं है। देखिए, जब यहाँ पर आप आजादी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, तो कौन कौन सी लिबर्टी इस संविधान के अंदर चर्चा के अंदर आई है, या हम प्रेम्बल की बात करें तो प्रेम्बल में किस लिबर्टी की बात की हुई है। देखिए, प्रेम्बल के अंदर इस आजादी के कई एस्पेक्ट देखे गए। हालांकि आजादी शब्द को कई बार नेगेटिवली इंटरप्रेट भी किया जाता है। भाई, आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भारतीय संघ से आजादी, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, उस पर तो बहस ही नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आजादी का अर्थ क्या है? यहाँ पर आजादी का अर्थ है थॉट, यानी कि विचारों की आजादी, उसके बाद उनको अभिव्यक्त करने की आजादी, उसके साथ साथ हमारा जो विश्वास है उसकी आजादी, हमारी आस्था की आजादी, और लास्ट में जाकर के वर्शिप यानी कि उपासना की आजादी। तो ये 5 एस्पेक्ट लिबर्टी के प्रियम्बल के अंदर कवर कराए गए हैं। तो यहां पर कौन सा नहीं बन रहा है, यहां पर ये आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं होती। हालांकि इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात तो होती है, जब समानता की बात करते हैं वहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी तो आ जाती है, ठीक है, जैसे कि स्टेटस की अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी, साथ में अपॉर्चुनिटी के लिए इक्वालिटी, ये सब बातें तो आ जाती हैं। लेकिन ये यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया था। देखिए, दुनिया के अंदर सबसे पहला जो लिखित संविधान लिखा रहा वो लिखित संविधान रहा यूएसए का। अब ये 2 एस्पेक्ट आते हैं। सबसे पहला लिखित संविधान, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में अलिखित संविधान कहा जाता है। अब दोनों के अंदर क्या फर्क है? देखिए, सबसे पहला फर्क यह है कि जब लिखित संविधान होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहता है कि इसका जो गठन किया जाएगा एक संविधान सभा के द्वारा। जैसे भारत की बात करें तो भारत में भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। लेकिन जो अलिखित संविधान होता है उसके गठन ऐसे किसी प्रकार से नहीं किया जाता, बल्कि उसका समय के साथ साथ एवोल्यूशन होता है। दूसरा यहाँ पर जो एस्पेक्ट होता है, यहाँ पर एस्पेक्ट होता है सुप्रीमेसी का, यानी कि सर्वोच्चता का। यहाँ पर सुप्रीमेसी यानी कि सर्वोच्चता की बात आती है। जहां पर लिखित संविधान फॉलो होता है वहां पर सर्वोच्चता होती है खुद संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें अनरिटन में, तो यहाँ पर सुप्रीमेसी किसके पास चली जाती है? यहाँ पर सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन के पास नहीं रहती है। ठीक है भाई, तो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान, और वहां की जो शुरुआत होती है वो प्रियम्बल से ही होती है। संविधान के अंदर शुरुआत में प्रियम्बल रखा गया, तो उसी को हमने फॉलो किया, और फॉलो करके हमने अपने भारत के संविधान की शुरुआत भी प्रस्तावना से की थी। तो करेक्ट आंसर अपना बी बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया था, यानी कि इसको प्रिपेयर करने का काम किसने किया था? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अर्नेस्ट बाकर। किसने इस पूरी भाषा को लिखा था? जो आप भाषा पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो पूरी भाषा आप संविधान की प्रस्तावना की देखते हैं, ये किसके द्वारा तय की गई थी? देखिए, जब आप भारत के संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पर चर्चा आती है हमारे संविधान सभा की बैठकों की। जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी जो 13 दिसंबर को रही थी, यहाँ पर एक प्रस्ताव पंडित नेहरू लेकर के आए थे। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक जहाँ पर पंडित नेहरू एक प्रस्ताव लेकर के आए, और यही प्रस्ताव जो स्वीकार हुआ तो पूरा संविधान बन जाता था, बाद में जाकर के भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर हम इसके ड्राफ्टिंग की बात करें तो इसका जो श्रेय जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। बात समझ में आती है? इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हाल फिलहाल में उनका एग्जाम है, तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन होता है थोड़ा ट्रिकी रहता है, पता नहीं चलता बच्चों को क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, उन बच्चों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं एक बुक जो कि स्वयं डॉक्टर गौरव गर्ग सर के द्वारा लिखी गई है। कई प्रकार के एग्जाम, बैंक, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और दूसरे सरकारी नौकरी के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स के हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है, जैसे कि नेशनल अफेयर्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, डिफेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, अवार्ड्स एंड स्कीम्स,
पर्सन्स एंड न्यूज, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सभी को कवर किया गया है। तो इसके साथ साथ एक और बुक यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडियन ज्योग्राफी, जो कि स्टडी IQ के द्वारा लॉन्च की गई। इसे भी आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पर जाकर के अभी ऑर्डर कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया गया, इसको कब अमेंड किया गया, कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन, 44वां, या फिर 36वां, या फिर 25वां संविधान संशोधन? देखिए, जब अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अमेंडमेंट के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा 42nd जो अमेंडमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक बड़े पैमाने पर बदलाव भारत के संविधान के अंदर किया गया, जिसमें से एक बदलाव भारत के संविधान की प्रस्तावना में देखा गया। अभी बदलाव क्या था? बदलाव सबसे पहला था कि यहाँ पर जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल के अंदर बताया गया है नेचर ऑफ नेशन, हमारे राष्ट्र की प्रकृति क्या होगी, और प्रकृति के अंदर 2 शब्द ऐड कर दिए गए। पहला शब्द क्या था? पहला शब्द लेकर के आए सोशलिस्ट, जिसको आप कहते हैं समाजवाद, और दूसरा यहाँ पर शब्द लेकर के आए सेक्युलर, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। अब इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन से पहले ये दोनों एस्पेक्ट भारत के संविधान में एब्सेंट थे, ऐसा कतई नहीं है। हम लोगों ने शुरुआत से ही देखें आप, जब भारत का संविधान बना, देश ने आगे बढ़ना शुरू किया, तो वहीं पर हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन किया। अब योजना आयोग आप देख सकते हैं कि ऐसे देशों के अंदर योजनाएं बनाई जाती हैं जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जैसे फॉर्मर USSR। तो समाजवाद तो हमारे अंदर था ही था शुरू से, लेकिन यहाँ पर सेक्युलर की बात करें तो सेक्युलर ऐसा नहीं कि ये तभी आया भाई। जब भारत का संविधान बना तो पहले से पहले आर्टिकल 25 से लेकर के 28 आपको क्या देते हैं? धर्म की आज़ादी देते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको प्रदान करते हैं। तो ये पहले से थे, बस इतना था कि जो पहले इम्प्लिसिट था उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया कि भाई यहाँ पर ये भी है। ये तो था नेचर ऑफ नेशन के अंदर। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के अंदर बदलाव किया गया, यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया इंटेग्रिटी, यानी कि देश की अखंडता। देश की अखंडता, ये तीसरा शब्द जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर जोड़ दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन और आया था लास्ट क्लास में, मैंने आपसे पूछा था, तो वहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज थे। मैंने कहा था कि भाई अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना को चेंज करना है तो उसकी क्या सीमा हो सकती है, क्या उसको सब्जेक्टिव आप रखेंगे? ये क्वेश्चन था जिस पर कुछ बच्चे कंफ्यूज थे। फिर से उसको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर बदलाव करना तो सीमा सिर्फ एक ही है, एक ही लिमिट है, और वो क्या है? संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि चाहो तो आप पूरा का पूरा प्रस्तावना बदल दो, चाहे आंशिक रूप से बदलो, लेकिन लिमिट क्या है? लिमिट है वहां पर संविधान की मूल संरचना। ऐसा कोई बदलाव आप नहीं कर सकते जिससे कि पूरा संविधान ही हिल जाए, उसका पूरा एडिफिस ही हिल जाए, यानी कि भवन ही हिल जाए, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है बी। अच्छा, ये सारी बातें कहाँ पर कही गई थी? ये सारी बातें कही गई थी केशवानंद भारती केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है समाजवाद का भारतीय ब्रांड क्या है? हमने सोशलिज्म को फॉलो किया, लेकिन प्योर सोशलिज्म तो हमने फॉलो नहीं किया, क्योंकि प्योर सोशलिज्म में क्या होता है कि हर चीज के ऊपर अधिकार हो जाता है स्टेट का। स्टेट का मतलब सरकार, और सरकारी मशीनरी जो है वहां पर अति महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जहां पर प्योर सोशलिज्म फॉलो होता है तो वहां पर सबसे पहला ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको एड्रेस करने हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस, देश के अंदर क्या बनाना है, बंदूक गोली बननी है, दवाइयां बननी है, क्या बनना है। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, ये कैसे बनेगा, और तीसरा किसके लिए आपको बनाना है, कौन इसका खरीदार होगा, किस तक इन सेवाओं को, वस्तुओं को पहुंचाना है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन जब एड्रेस किए जाएंगे तो ये डिसीजन जहां पर प्योर सोशलिज्म है वहां का सरकार और सरकारी तंत्र तय करता है, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उसको फॉलो करता है अगर है तो। वैसे तो प्योर में तो होता ही नहीं है, यानी कि वहां पर क्या रहेगा? कंसेप्ट ये कि प्राइवेट नाम का शब्द ही दुश्मन है, उसको हटा दीजिए, जहां पर प्योर सोशलिज्म होता है। लेकिन हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग को समाज का भी ध्यान रखना है, यानी कि समाज का वो तबका जो नीचे दबा हुआ है उस तक सुविधाएं भी पहुंचानी है, लेकिन इंडिविजुअल के टैलेंट को भी नहीं दबाना है, उसको भी अप्रिशिएट करना है। तो अप्रिशिएट करने के लिए हम एक व्यवस्था लेकर के आए जिसको आप कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद के अंदर हमारा सर्विस, हमारा पब्लिक सेक्टर और साथ में प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं। जहां पर आवश्यकता होगी प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, और जहां पर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता वहां पर
हमारा सरकारी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जाकर के काम किया करता था। पहले तो बहुत सारी बंदिशें होती थी, जैसे कि डिफेंस में कोई काम होना तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी सेक्टर काम करता था, लेकिन अब आप देखते हैं हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है कि भारत का समाजवाद का अपना एक ब्रांड है जिसको आप कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्श निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रभावित या उधार लिए गए हैं, यानी कि कहां से इनको लिया गया। उधार शब्द वैसे तो थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन आप इसको देखेंगे मतलब कहां से हमने सीखा, इसका अर्थ क्या बन जाता है कि कहां से हमने इसको सीखा है, सीख करके भारत के संविधान में हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। कौन कौन सी बातें हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है संविधान की प्रस्तावना की भाषा और आदर्श। भाषा क्या कहती है भाई, भाषा क्या कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब ये शुरुआत आप देखिए कहां से होती है, दुनिया के अंदर पहला संविधान, अमेरिका का संविधान, वहां की संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ऐसे ही होती है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन वहां पर उसको इंक्लूड करने का पर्पज अलग था, यहां पर पर्पज अलग है। देखना, ध्यान समझना इस बात को। जब अमेरिकन संविधान के अंदर प्रस्तावना में पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये वहां पर लिखना उस समय आवश्यक था। क्यों आवश्यक था, क्योंकि यूएसए तभी के तभी आजाद हुआ था। 13 कॉलोनीज ऐसी थी जो कि अभी अभी ब्रिटिशर्स के चंगुल से हटी थी। अब उनको आगे जाकर के अपने आप को मजबूत बनाना था, तो डर था फ्रांस का, उस समय की उभरती हुई शक्तियों का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम लोग इकट्ठे रहेंगे। तो ये एक फाउंडेशन थी, किसके ऊपर, याद रखना, जो 13 राज्यों के लोग थे, 13 स्टेट्स के लोग की बात हो रही है। लेकिन जब भारत में आप पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम ये नहीं कहते कि राज्यों के लोग, ऐसा कोई सॉवरेनिटी को लेकर कोई डिवीजन है ही नहीं। सॉवरेनिटी किसी राज्य की नहीं है, सॉवरेनिटी इंडिया की, यानी कि भारत के हर लोग को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब इस बात को बार बार संविधान सभा के अंदर हमारे संविधान के निर्माताओं ने एम्फेसाइज किया, और एम्फेसाइज करने का कारण ये था कि किसी भी राज्य को अगर हम बनाते तो हैं, लेकिन बनाने के बाद उसको यूनियन से सिसीड होने का, यानी कि उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। हालांकि अगर आप इसके कंपैरिजन में यूएस को देखेंगे तो 13 राज्य साथ में आए, लेकिन इस प्रकार की यूनियन को बनाए रखने के लिए अमेरिका के अंदर एक बहुत लंबी लड़ाई भी चली, जिसको आप कहते हैं सिविल वॉर। तो ऐसी घटना से बचने के लिए हमने बार बार इटरेट किया क्या, कि भैया हम जो सॉवरेनिटी है, इस सॉवरेनिटी को इंडिया, यूनियन और स्टेट के बीच में नहीं बांटते, सॉवरेनिटी अलग है और ऑटोनॉमी अलग है, याद रखना, ठीक है भाई। और ऑटोनॉमी भी हमारे राज्यों के पास पूरी नहीं है। आप देखेंगे सत्ता का विभाजन तो है, लेकिन राष्ट्र हित में देश की संसद उनके अधिकारों को कई बार हनन भी कर लेती है, हनन का अब नहीं कहेंगे, उन पर कंट्रोल कर लेती है। जैसे कि इमरजेंसी की बात करें, आपातकाल की बात करें, तो राज्यों की शक्ति तो खत्म ही हो जाती है, सब कुछ क्या बन जाता है, यूनियन का बन जाता है, पूरा सिस्टम यूनिटरी हो जाया करता है। तो यहाँ पर ये भाषा कहाँ से ली गई है, भाषा तो अमेरिका से ली गई है। लेकिन जब इसके आदर्श की बात करते हैं, कौन से आदर्श, जो हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर रखे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया है, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी हम लोगों ने कहाँ से लिया, ये हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। तो करेक्ट आंसर अपने क्या बन जाता है, ए, यहाँ पर सही आंसर बन जाता है ए, ठीक है भाई। तो आदर्श हम लोगों ने कहाँ से लिए, आदर्श हम लोगों ने लिए हैं फ्रांस से। लेकिन अगर हम सभी आदर्शों की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो जस्टिस है, ये हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। तो सभी को आप फ्रांस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की जब बात करते हैं तो ये हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना बन जाता है ए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में अपना, अगर हम बात करें तो अपना अंतिम अधिकार जो है, अल्टीमेट अथॉरिटी जो है, ये कहाँ से प्राप्त करता है। कहते तो हम ये कि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन क्या संविधान भी कहीं से शक्ति प्राप्त करता है। तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए, सबसे पहले देश का सर्वोच्च न्यायालय, देश की संसद, देश के लोग और भारत की संविधान सभा। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो संविधान किसने बनाया था, संविधान बनाया था संविधान सभा ने। लेकिन जिस सभा की अपनी कोई लेजिटिमेसी ना हो तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और लोकतंत्र के अंदर लेजिटिमेसी कैसे प्राप्त होती है, लेजिटिमेसी प्राप्त करने का मतलब है कि वहां के लोगों की रजामंदी। तो जब संविधान सभा गठित की गई तो संविधान सभा गठित करते समय ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर थी। और अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन यानी कि चुनने की जो शक्ति होती है वो देश की जनता के पास होती है। तो अल्टीमेट अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, अल्टीमेट अथॉरिटी देश के लोगों से बनती है। तो शुरुआत में भी यही था और आज के टाइम पर भी हम भारत के संविधान को क्यों मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेट शक्ति है वो देश की जनता के पास। और यही तो ऑब्जेक्टिव भी था कि आपको अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखना है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना जो है भारत के संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर बहुत आ जाते हैं भाई, देखो किसी भी पेपर के अंदर आ जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने कहा था कि संविधान का
पहचान पत्र है? N.K. पलकीवाला, के मुंशी, पंडित नेहरू, जस्टिस M. हिदायतुल्लाह। तो किसने कहा था? N.K. पलकीवाला ने कहा था कि भाई ये क्या है, हमारे संविधान का पहचान पत्र है। ये स्टेटमेंट 4-5 स्टेटमेंट है, मैंने लास्ट की क्लास में आपको बताया भी था। तो ध्यान रखना किसने प्रेमबल के बारे में क्या कहा था, ऐसे कई बार कोट करके आ जाता, तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह संविधान की आत्मा है। प्रियम्बल के बारे में कहा गया कि संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का एक गहना भी है। और साथ में अगर हमें संविधान का मूल्य को मापना है, तो अगर उसका कोई करेक्ट मेजरमेंट हो सकता है तो वो हमारे प्रस्तावना के द्वारा हो सकता है। किसने कहा था? तो ये संविधान सभा के सदस्य और ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य, अब संविधान सभा के सदस्य हमारे पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। तो ये 7 सदस्य कौन थे, इनका नाम आपको बताना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर के.एम. मुंशी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, इन्होंने भी कुछ कहा था। क्या कहा था, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। तो चलिए, ये हुआ हमारा आज का सेशन। अगर इसके संदर्भ में कोई क्वेरी आपकी है तो आप मेरी सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर के मुझे मेल भी कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, आई विल रेस्पॉन्ड डेफिनेटली। इसके साथ ही मैं आप लोगों से लेता हूं इजाजत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद। और ध्यान रखना, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।